नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरा देश आतंक के खिलाफ पाकिस्तान से जंग में एकजुट हो गया था, लेकिन जब मल्टी पार्टी डेलीगेशन में गए विपक्ष के नेता अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताओं के निशाने पर आए तो सवाल आना लाजमी है। नौबत यह आई है कि सलमान खुर्शीद को कहना पड़ा है कि क्या देशभक्त होना इतना कठिन है। आज हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि देश पहले और पार्टी पीछे या दल बाद में, आखिर दिक्कत क्या है। आज ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि भारत ने ये जो कूटनीतिक कदम उठाया, जहां पर भारत का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में दुनिया भर में गया, कूटनीतिक तौर पर ये कदम कैसा साबित हुआ, आगे और क्या करने की जरूरत है। आगे किसी ऐसे कन्फ्रंटेशन के समय पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आए, उसके लिए हमें और क्या करना होगा, किस तरीके से ऐसे और हालातों से हम निपटेंगे और उसके लिए क्या सही चीज़ें होंगी, किस तरह से देश में ऑपरेशन सिंदूर पर फिलहाल सियासत है और अदावत गर्म है, उसकी एक वानगी पहले देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा विदेशों में बताकर अब टीम इंडिया के सदस्य वतन लौटने लगे हैं। डेलीगेशन में शामिल विपक्षी नेताओं ने आतंकवाद पर पाकिस्तान की कलई खोली, आतंक से लड़ने का संकल्प दुनिया के सामने रखा। इन्होंने बताया और करके दिखाया, देश पहले और दल पीछे। सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, ओवैसी और कनिमोझी सबने एक सुर में कहा, टीम इंडिया एक है। I have come here to speak for India, whoever speaks for India, and in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. It's only a short period of 10 days, 12 days, etc. Then you have to go back home and do what you are required to do at home. But here for India first, India and only India. In Parliament, we can have heated arguments, but when it comes to the case of India, we stand as one. We can be, people of India. We can be chosen representatives, whoever it is. We stand together is what the message we brought, and we go back with that message. पाकिस्तान के खिलाफ भारत की वैश्विक घेराबंदी ने पाकिस्तान की कलई खोली। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भारत के अलग अलग जगहों से आने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा रखने वाले सांसदों ने एक साथ सिर्फ और सिर्फ भारत की बात की और पुरजोर तरीके से की। उद्देश्य है हमारा कि पाकिस्तान उसके गलत नीतियों को बदलाए और आतंकवाद को जो खुल्लम खुल्ला वो समर्थन करते हैं उसको बंद करें। दरअसल विदेशों में जितने भी सदस्य गए सभी देश के लिए एकजुट रहे, लेकिन घर में यहाँ उन पर घमासान मचा। पार्टी के भीतर लोगों ने निशाने पर लिया, लेकिन फिर भी वो डगमगाए नहीं, उल्टे उन्होंने नसीहत भी दे डाली। आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए अभियान पर हूं। लेकिन ये दुखद है कि देश में लोग राजनीतिक निष्ठाओं की गणना कर रहे हैं। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? दरअसल खुर्शीद की तकलीफ जयराम रमेश और उदित राज जैसों के बयानों से निकली। डेलीगेशन के सदस्यों ने आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई का पुरजोर बचाव किया, लेकिन यहाँ घर में पार्टी के लोग ही इस पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। पाकिस्तान से जंग में भारत की बड़ी जीत हुई, ये बात सीडीएस अनिल चौहान ने भी पुरजोर तरीके से दुनिया को बता दी। उन्होंने कहा, भारत की निर्णायक और बड़ी जीत हुई है। You know, when I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. So it would be not very correct to talk about losses. Suppose you go on in a test match, cricket test match, and you win by innings defeat. Then there's no question of how many wickets and how many balls and how many players. It's an innings kind of a defeat.
जाहिर है पाकिस्तान की पोल पट्टी अब खुल रही है। पाकिस्तानी खुद भी अब अपना नुकसान गिना रहे हैं। इससे भारत का दावा सच साबित हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब चुनावी दंगल में देश का दांव पेच बंद होगा या आगे और बढ़ेगा? डेलीगेशन ने जो नजीर पेश की है, क्या वो राष्ट्रहित के मामले में सर्वदलीय रीति और नीति बन सकती है? तो चलिए, काफी सारे सवाल यहाँ पर उठेंगे। डेलीगेशन आया है, एक डेलीगेशन वापस आ चुका है और उसने अपने भारत के पक्ष को पुरजोर तरीके से अपनी तरफ से रखा है और उस पर भी बात होगी। लेकिन उस डेलीगेशन में से कुछ लोग जो हैं वो क्या कहूँ उसके लिए शब्द का क्या इस्तेमाल किया जाए कि उन्हें अपनी ही पार्टी के अंदर अफसोस हो रहा है कि उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया गया। और देशभक्ति, सलमान खुर्शीद साहब का जो दर्द है वो समझा जा सकता है कि देशभक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या सबूत देना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें हैं, यहाँ बात करेंगे कि राजनीति हर जगह आ ही जाती है। खैर, तो शुरुआत हम करेंगे और यहाँ पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। पहले मैं तारुफ उनके साथ आपका करा दूँ। उनके साथ यहाँ चर्चा में जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी, पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह और अवधेश कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करेंगे चर्चा उसकी भी कि क्या मतभेद हैं और क्या अंदर की आवाज़, क्या बाहर की आवाज़ और विपक्ष और पक्ष सब कुछ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा दल वहाँ गया था, दीपक वोरा साहब आपसे शुरुआत करता हूँ। आज उसमें से एक दल लौट कर आया है। हमें बीच बीच में पता चला यूएई ने हमारा साथ दिया, जापान ने हमारी बात के लिए बिल्कुल कहा कि हाँ आप सही थे, और भी देशों से इसी तरह की राय सुनने को मिलती रही बीच बीच में। आज जब ये डेलीगेशन एक वापस आया है, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से एक बड़ा डिप्लोमेटिक कदम उठाया, पूरी दुनिया में अपने लोगों को भेजा, उसमें पक्ष विपक्ष सबके नेता शामिल थे। वो अलग बात है कि उसमें अंदरूनी हमारे बीच अभी क्या खींचतान चल रही है, लेकिन दुनिया हमें जो बाहर से देख रही है, आज ये दल लौट कर आया है, क्या संदेश गया होगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी जी, थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके साथ होता हूं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आपने दो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है, एक जर्नलिस्ट है, इन सब की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, लेकिन बहुत जल्दी से मैं बता देता हूं। 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूं। मैं शुरुआत करता हूं सर, पेरिस में मैं था। माय फर्स्ट पोस्टिंग 1975, इमरजेंसी का टाइम था, इलेक्शंस की बात हो रही थी, होंगे कि नहीं होंगे। तो हम लोग जो कुछ बताते थे, बहुत कम लोग इंटरेस्टेड थे भारत में। मैं बात कर रहा हूँ मिड-70s की। लेकिन जो इंटरेस्टेड थे जर्नलिस्ट, वो हमारी बात नहीं मानते थे। हम लोग एम्बेसी के थे। फिर हमने एक पॉलिटिकल डेलीगेशन मंगवाया। वो आए, उन्होंने बोला भाई ये कारण है जिसके लिए इमरजेंसी हमने लगाई गई थी, और उसके बाद जब ठीक हो जाएगी सिचुएशन, इलेक्शन होंगे। सिमिलरली कश्मीर में जब इलेक्शन हुए, फिर से जहां पर भी मैं पोस्टेड था, पॉलिटिकल डेलीगेशन आई, बताए। वो मिले पॉलिटिशियन से, एकेडमिक से, प्रोफेसर से, वो मिले लीडर से, वो मिले मिनिस्टर से, उनको बताया कि ये बात हो रही है और अब इलेक्शन हो रही है, हालात ठीक हो गए। फिर जब हमारा न्यूक्लियर हमने टेस्ट किए थे सर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे 1998 में, जिस देश में मैं वहां था, उन्होंने बुलाया, बोला ये आपने क्या कर दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपने जो करना है करो, भारत वही करेगा जो भारत के हक में होता है, हित में होता है। और उसके बाद फिर से हमारी डेलीगेशन आई बताने के लिए हम क्या करें। तो सर, इन चीजों में क्या होता है कि एक तो हम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हम पक्ष रखते हैं सरकार का, लेकिन जब ऐसी मल्टी पार्टी डेलीगेशन आती है, फिर ये हम साबित करते हैं कि ये सिर्फ ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नहीं है, ये ऑल ऑफ पीपल अप्रोच है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिर हमारी शक्ति और बढ़ाता है। एज एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया हम सबको बता सकते हैं कि 144 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। ये जो नीति हमने अपनाई है, जो कुछ हमने किया है, ये सब लोग इसको बहुत मानते हैं, पसंद करते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने सुना था कि मिस्टर सलमान खुर्शीद के बारे में कह रहे थे। हम दोनों एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं, मैं उनसे सीनियर था, बाद में वो मेरे मिनिस्टर बने। दुनिया भर में उनकी छवि टॉप की है सर, बहुत इज्जत होती है उनकी, वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग। वो गए हैं, उन्होंने कहा है हमारी डोमेस्टिक इश्यूज जो भी हों, लेकिन बाहर जाकर देश से हम सब भारतीय हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक चीज और इसमें बता देता हूं सर, ऑल्दो अभी आप आतंकिस्तान का तो जरूर मुझसे पूछेंगे, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि उन्होंने भी कुछ डेलीगेशन भेजने की कोशिश की है। लेकिन जब हम मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेजते हैं, और पीपल जिनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी हाई है, क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो भी आपके पार्लियामेंट प्रोसीडिंग देखते हैं, वो कहते हैं अरे फलाना एमपी तो बहुत एंटी गवर्नमेंट है, फलाना एमपी तो सरकार के बिल्कुल आलोचना करते रहते हैं, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि हमने ये किया, तो फिर इसमें कुछ तो बात होगी। इसीलिए ये जो हमने स्ट्रोक किया है, जो कि मैं कहता हूँ फॉलो अप सिंदूर,
दिस वाज अ मास्टर स्ट्रोक सर, बहुत अच्छा किया हमने ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद ऑपरेशन फॉलो अप सिंदूर। ठीक है, इस पर और बातचीत करेंगे, लेकिन अब जो मुख्य मुद्दा यहाँ पर आया, अजय साहब आपसे मैं पूछूंगा कि सलमान खुर्शीद साहब को ये टिप्पणी क्यों करनी पड़ गई कि देशभक्ति वाली बात उनको कहनी पड़ गई, कि क्या ये बताना पड़ेगा कि देशभक्ति कैसे होती है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, क्यों ऐसी बात आपकी पार्टी के अंदर से उठी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको विपिन जी, आपको और आपके पूरे को पैनलिस्ट को सबको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, पहलगाम जो आतंकी हमला है, निश्चित तौर पे भारत के ये आत्मा पर कहीं न कहीं प्रहार है, और इससे संबंधित जो भी कार्रवाई विदेशी स्तर पर और अब पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करने के लिए सरकार ने किया या सेना ने जो भी कार्रवाई की, सबका सहृदयता के साथ और पूरी जोश और होश में रह करके सभी देश के नागरिकों ने और सभी पार्टियों ने पूरा समर्थन किया, विदाउट एनी इफ बट। जो डेलीगेशन भेजा गया, डेलीगेशन में जरूर मांग की गई थी कि भाई आप अपना प्रतिनिधि भेजिए, अपना नाम बताइए पार्टी के तरफ से। हम लोगों को जो ठीक लगा हमने भेजा, सरकार को मंजूर नहीं था, सरकार ने फिर भी जिसको भेजा हम उसका भी स्वागत किए। अब बात आ रही है, सलमान खुर्शीद जी ने राष्ट्रभक्ति का परिचय क्यों देने की बात कही है। मुझे लगता है इसमें कहीं कोई कांग्रेस की बात तो उन्होंने कही नहीं है, और इस पर जरूर विशद विवेचना होनी चाहिए, क्योंकि पिछले जब वो बाहर थे और मैं लगातार डिबेट में हूं, भाजपा के एक नहीं तकरीबन 10 से ज्यादा प्रवक्ताओं ने निरंतर उस बात को बटला हाउस और सलमान खुर्शीद के मुख से आतंकवादियों के बारे में आए दिन कुछ न कुछ प्रश्न करने का प्रयास किया गया। हो सकता है उनको इस बात का दर्द हुआ हो कि भाई जब हम विदेशों में घूम रहे हैं तो भाजपा के प्रवक्ता लगातार ही बटला हाउस नहीं, एक मिनट, अभी तो हमने इसी अभी कार्यक्रम में तो सुनाया सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के बीच में कहाँ आई जयराम रमेश की बात, उदित राज की बात, उसी से तो आहत हुए, और क्या बात होगी? नहीं, जयराम रमेश जी ने सलमान खुर्शीद के लिए कोई एक शब्द किया हो तो आप अपने चैनल पर चलाइए। उदित राज ने भी यदि जयराम रमेश के लिए कोई बात की हो, इनके लिए सलमान खुर्शीद जी के लिए, तो जरूर आपको चलाना चाहिए, और मैं भी देखूं और आपका दर्शक भी देखे विपिन जी, क्योंकि ये एक नैरेटिव सेट करने की बात है, और नैरेटिव सेट किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, क्योंकि ये कूटनीति को फूटनीति में बदलने की बात है, और इसको कतई कोई भी पार्टी देखिए नहीं कह देने भर से कि नैरेटिव से भाजपा भी यही है। भाजपा देखिए, मैं एक मिनट सर, हाँ, हम तो बहुत शांति के साथ ये बातचीत कर रहे हैं, पूरा कर ना भाजपा की बात है ना कांग्रेस की बात है, लेकिन अगर कोई बात है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि सलमान खुर्शीद साहब क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, उन्होंने आर्टिकल 370 पहले विरोध भी करते रहे, लेकिन जब वो एक ऐसे फ्रंट पर गए जहां पूरे देश को एकजुटता दिखानी थी, उन्होंने उस हिसाब से बयान दिए। अब आपकी पार्टी के अंदर से ही ऐसी बात आएगी तो दुखी तो होंगे ना वो। विपिन जी, मेरी पार्टी की तरफ से एक बयान सलमान खुर्शीद जी के लिए आया हो, कोई एक बयान आप यहाँ चैनल पर चलाइए, मैं चुनौती तो फिर जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं? ये गपशप नहीं, सूत्रों के हवाले से नहीं, सूत्रों के हवाले वाली कहानी नहीं। पहली बात, 370 का कांग्रेस का स्टैंड क्या था, सीडब्ल्यूसी तो मुझे ये बता दीजिए कि फिर ये लाइनें उन्होंने किसके लिए लिखी? प्रश्न था 370 पर प्रश्न नहीं था। अब किसके लिए लिखी आपको सलमान खुर्शीद जी से पूछना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, उनको जो बटला हाउस में बार बार प्रश्न किया जाता है कि आतंकवादियों का समर्थन किए, भाजपा लगातार जब वो विदेश में अभी थे तब भी उसके प्रवक्ताओं ने लगातार इस देश में देशभक्ति उनसे मांगी, तो ये तो भाजपा के लोग को ही प्रश्न करना चाहिए। दूसरी बात, हमें मूल मुद्दों से भटक जाएंगे। देखिए, ये विदेशी जो डेलीगेशन गया, जो आपका मूल मुद्दा है, उन मुद्दों में क्या था कि क्या हमें हासिल होगा और क्या नहीं होगा। पहली बात 2014 तो उस पे आते हैं सर, उस पे आते हैं, उस पे भी आएंगे, उस पे मैं पहले सबकी एक छोटी छोटी राय ले लूं, उस पर भी आ जाएंगे। वो तो आगे अभी 1 घंटे तक हमको बात करनी है। दो एक प्रश्न कर लेने दीजिए विपिन जी। मैं आऊंगा सर, आऊंगा, फिर क्या बहुत सारे बाकी प्रवक्ता बैठे रह जाते हैं, मैं आऊंगा आपके पास। पाएंगे ना? नहीं, आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर, बहुत समय है। दो एक प्रश्न बस भाजपा के। अरे रुकिए तो सही, मैं विजय जी की टिप्पणी तो ले लूं। विजय जी ये कह रहे हैं कि ये इनकी पार्टी से कुछ नहीं है, वो सब आपका प्रोपेगेंडा है जो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। देखिए, अजय जी जो है इतने नासमझ नहीं है। राहुल गांधी जी आज भी क्या बोले हैं, जरा उसका जवाब दे दे। जयराम रमेश जी जो है कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, और उदित राज जी तो इतनी निम्न स्तर की कहते हैं चापलूसी वर्ड। ये कहां से तर्क संगत है भाई? और राहुल गांधी जी ये कहते हैं हमारे कितने जहाज गिराए गए, कितने फाइटर जेट गिराए गए। ये कहां से देशभक्ति है? इसका जवाब मुझे दे दीजिए। तो बात ये नहीं है, अजय जी बात को कहीं से कहीं घुमा रहे हैं, विषांतर कर रहे हैं।
आपने बड़ा एक स्पेसिफिक इनसे क्वेश्चन किया था और इन्होंने इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर ये घुमाते रहे। ये कहते हैं कि हम साथ थे। गलत क्वेश्चन भाई, था आप सर्वदलीय बैठक में कहते हो हम साथ हैं, और 22 अप्रैल को जघन्य अपराध होता है। 23 अप्रैल को आपके रॉबर्ट वाड्रा जी कैसी भाषा कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसलिए इस तरह का कृत्य हुआ है। इसका मतलब आतंकवादियों ने ठीक किया। आप कांग्रेस का मानना ये है, मुद्दों से भटक रहे हैं और आपका चैनल मुद्दों पर आना चाहिए। नहीं, मुद्दों पर नहीं आ रहे हैं, की बात कर रहा हूँ। मैं ले आऊंगा सर, मुद्दे पे भी ले आऊंगा, आप चिंता मत करो उसकी, मैं ले आऊंगा। मैं उनको बोलने तो दो, आपको भी मैंने बोलने दिया, मैं उनसे भी सवाल पूछ लूंगा। उत्तर नहीं, ये दूर दूर गांधी फैमिली के दामाद इस तरह की भाषा बोलते हैं। इनके जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धिरमैया जी, इनके तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, इनके पूर्व चीफ मिनिस्टर, सबकी भाषा तो देख लीजिए। पाकिस्तान परस्त, और पाकिस्तान कोट करता है। कहे तो मैं दिखा दूं अभी वीडियो के अंदर। ये नाराज हैं विजय शर्मा जी के जो प्रतिनिधि मंडल आप लेकर गए या सरकार लेकर गई, उसमें उन लोगों को नहीं लेकर गए जो नाम इन्होंने प्रस्तावित। वो भी अपने आप में एक सवाल है, वो बाद में आते हैं। खैर, मैं एक बार सबकी राय लूंगा यहाँ पे। एक मिनट विपिन जी 5 सेकंड इसमें पूरी कीजिए। आप मुझे बताइए, शशि थरूर जी 1978 से लेकर 2007 तक यूएन में रहे, वो लगातार अभी कई बार से एमपी है, विदेश मंत्री रहे आपके सलमान खुर्शीद जी। तो ये ऐसे लोगों का अगर हम उनका अनुभव इस्तेमाल करना चाहते हैं देश हित में, तो क्या बुराई है? क्यों इनको मिर्ची लगती है? इनके नेताओं को बुला रहे हैं हम। तो अजय जी किसको चाहते हैं? जिनको ऊपर देशद्रोही के आरोप है, जो पाकिस्तान में 2-2 हफ्ते तक बगैर बताए रुक के आते हैं, जिनकी पत्नी वहां एनजीओ के लिए काम करती है, ऐसे लोगों के नाम ले देते हैं। ऐसे जो ओथ लेते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं जिनके लिए, ये ऐसे लोगों का नाम आगे बढ़ाते हैं। तो किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे? तो ये तो इनको सोचना होगा, इनको तय करना होगा। तो इस तरह की बात नहीं चलेगी जी। ठीक है सतीश जी, अब ये जो पूरा मामला हुआ, हमारा डेलीगेशन गया, बातचीत हुई, एक अच्छी जो भी वो रख रहे थे, जहां पर वो बाकी प्रतिनिधियों से मिल रहे थे, जो भी खबरें हमें मिल रही थी, लेकिन बैक होम ऐसी चीज होना। सलमान जी एक बड़े बहुत आदरणीय नेता हैं और एक गंभीर और संजीदा नेता है, लेकिन जब वो ऐसा लिखते हैं तो फिर ये बात समझ में आएगी कि वो कहीं ना कहीं तकलीफ के कारण ऐसी बात लिख रहे हैं। अब अलग बात है कि किसने क्या बोला, नहीं बोला, क्या किसी ने उनके खिलाफ बयान दिया या किसी ने उनका नाम लेके कुछ बोला, लेकिन उनकी बात तो समझी जा सकती कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी राजनीति बहुत जल्दबाजी में कर रही है। जैसे मंचों से सब लोग जाके भाजपा के नेता जय उद्घोष कर रहे हैं, और जिस प्रकार से ये भी विवाद उठा कि बाहर में जो लोग भेजे गए उसमें उस तरह से एक पारदर्शिता नहीं रही, इसके आए हैं। मैं तो अच्छा लगता मुझे कि जब विपक्ष के नेता को बना के, जैसे अटल जी गए थे, ले जाए गए थे, 2 बार 3 बार गए, वैसे ले जाना चाहिए था। पहला तो ये है। दूसरा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर का जो इतना जय जयकारा हो रहा है, जो कि हुआ भी है, ऐतिहासिक काम है, तो फिर संसद से दूरी क्यों? और देश के भीतर जो राजनीतिक दल है विपक्ष के, उससे यहाँ वो शत्रु हो गए और बाहर सखा। तो ये 2 चीज एक साथ नहीं चलती है। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, मैं ये सब छोटे मोटे ये टुच्ची राजनीति के पक्ष में नहीं हूं, चाहे विपक्ष करे चाहे बाहर वाले करे, चाहे सत्ता पक्ष करे। अभी देश के सामने चौमुखी खतरा है। अभी ये दलगत राजनीति का या चुनाव प्रचार का नहीं है। चाइना वाले ब्रह्मपुत्रा का बम लेके खड़े हो गए हैं। सईद का बेटा जो है वो लेट वाला, लश्कर तैयबा वाला, वो वहाँ रोड शो निकाल रहा है पाकिस्तान में। कसूरी उसमें एक और डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। इस तरह के हालात, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसका जो है श्रेय आईएसआई लेने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये जंग की शुरुआत हुई है, इस वक्त राजनीति करने का बिल्कुल नहीं है। ये बात आप मेरा नोट कीजिए। एक ट्रम्प भी बम लेके खड़ा है, ट्रेड बम, टैरिफ बम। तो हम वैसे में इस तरह की चीजें करेंगे तो क्या मैसेज जाता है? आपको क्यों 33 जगह में भेजना पड़ा? रूस ने भेजा क्या? यूक्रेन ने भेजा क्या? अच्छा किया, नतीजे भी सार्थक होंगे। लेकिन अगर विपक्ष के साथ एक अच्छा माहौल, एक मतलब एक बना के रखेंगे तो उसका हमें देश के भीतर भी और बाहर भी फायदा होगा।
मैं अभी गांव में था, मैं एक सवाल पूछ देता हूं आपको, मैं बताना चाहता हूं, जरूर बताना चाहता हूं। 2 सवाल लोगों ने गांव में किया हमसे। हमने कहा कि भाई बहुत विक्ट्री हुई है, इनिंग्स डिफीट। अभी जो बोल रहे थे सीडीएस अनिल चौहान कि अगर पाकिस्तान की इनिंग्स डिफीट हुई है तो संसद में बताइए ना भाई, क्या दिक्कत है आपको? मान लीजिए थोड़ा बहुत खरी खोटी सुनना पड़ेगा, तो आप भी तो भर दिन यही सुनाते रहते हैं। संसद से तो मत भागिए, ये हमारा मुकुट है, इससे मत भागिए, ये पाकिस्तान नहीं है। तो सवाल जो लोग गांव में कर रहे हैं, एक सवाल लोगों ने किया कि भाई ये सीज फायर एकाएक क्यों हो गया? और दूसरा, वो हालांकि वो राजनीतिक, आप मेरे ऊपर पक्षपात का आरोप लगाएंगे, नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन सवाल जो आए मेरे सामने वो मैं बता दूं। लोग कहते हैं सिंदूर तो सिर्फ पति देता है। ऑपरेशन सिंदूर नाम जो दिया गया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सुहाग का वो द्योतक है और वो नाम बहुत अच्छा दिया गया। लेकिन अगर हर चीज में राजनीति वोट यही सब होता रहेगा तो जो एक गंभीरता होती है चीजों की, वो बहुत इधर उधर चली जाती है और उसमें खतरे और बढ़ जाते हैं, क्योंकि दुश्मन देखता रहता है कि भाई आपके अंदर में कहां पर जो है गड्ढे। ये है बात। अभी अब सलमान खुर्शीद का बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले तक वो एकदम करप्ट, फलाना ठिकाना, अजब तरह के आदमी, अचानक हीरो है भाई। शशि थरूर के बारे में भी। तो हमको लगता है थोड़ा इस वक्त दोहरे मापदंड छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक काम हुआ है टेरर के खिलाफ, उसको आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ लेके चलना चाहिए। अवधेश जी, तो यहाँ सतीश जी कह रहे हैं कि साथ दिखे तो सब। हाँ जी विपिन जी, 10 सेकंड का मेरा जवाब। चलिए बोलिए। देखिए, बड़े महत्वपूर्ण बातें सतीश जी ने कही है कि आप विपक्ष से नाम ले लेते। आप मुझे बताइए, जब वाजपेयी जी भेजे थे तब मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को क्यों नहीं भेजा? हमने तो उंगली नहीं उठाई, कभी हमने विरोध किया कि इनको क्यों नहीं भेजा, ये भी सीनियर थे। दूसरा, इन्होंने बोला हाफिज सईद का बेटा। अरे सतीश जी, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, 0 टॉलरेंस है यहाँ पे। घर में घुसकर किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने धार के बोला है कि अगर कोई आतंकवादी घटना होगी तो उसको युद्ध माना जाएगा, ये बता देता हूं आपको। और जहां डेलीगेशन भेजने की बात है, तो आपने कोलंबिया का किस तरह से उनका रुख में बदलाव आया है, ये देखा है। और कांग्रेस की बातें करते हो आप, सिंदूर की बातें करते हो आप, तो ये चन्नी जी का ये सुन लीजिए, ये कांग्रेस का चेहरा है। उसी का चेहरा आप निकालते रहिए, कांग्रेस का ही चेहरा निकालते रहिए। अरे ये कांग्रेस का चेहरा निकालिए। की बाइट आप चलिए, खैर फालतू बात है, अभी इस वक्त नहीं, चलिए बाद में। विजय जी मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूँ। नहीं, हम उससे भटके ना, ठीक है, आप अभी उनको जवाब दीजिएगा जब आएंगे। अवधेश जी, जो ये पूरी एक्सरसाइज हुई, ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई, देखिए इनके पास कोई तथ्य है, बस झूठ। पूरी एक्सरसाइज जो हुई है सिंदूर के बाद, जो हमने पूरे डेलीगेशंस भेजे, सब कुछ हुआ, सारा कुछ हुआ, क्या मेरा एक मन में सवाल आता है कि ये तो आपने एक बार कर ली, लेकिन ये तो एक सतत प्रक्रिया है। अभी आगे मैं दीपक जी से भी ये सवाल पूछूंगा कि ये तो एक सतत प्रक्रिया है, इसने एक सिंबॉलिक तौर पे आपको जरूर वापस सारे देशों के साथ जोड़ा, लेकिन क्या आगे जो परिस्थितियां हैं आपके सामने, जैसे चीन का अभी संदर्भ ले लीजिए, बांग्लादेश, चलिए हम उतना नहीं अभी दे, दिक्कत तो वो भी कर सकता है, वहां जिस तरीके से चीजें बदली, अब आपको पूरी दुनिया को अपने साथ रखने के लिए सतत ये प्रयास जारी रखने पड़ेंगे, क्योंकि खेमे बटे हुए दिख रहे हैं काफी ज्यादा। देखिए विपिन जी, अब इतने विषयों पर, इतने पहलू पर यहाँ चर्चा हुई है कि एक आध बार मैं छोटे छोटे पंक्तियों में उनका उत्तर देके फिर मूल बात पर आऊंगा। ठीक है। देखिए, पहले सलमान खुर्शीद साहब का जो इंटरव्यू है एएनआई का, उसकी कुछ पंक्ति मैं पढ़ देता हूं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाएगी। मेरा मानना है, वो बोल रहे हैं कि जब आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये बहुत उत्साहजनक नहीं होते हैं। लोग कहते रहते हैं आप ऐसे प्रतिनिधि मंडल में क्या कर रहे हैं जहां भाजपा के लोग हैं, आप वहां क्या कर रहे हैं? फिर वो उत्तर दे रहे हैं, हम यहां क्या कर रहे हैं? हम यहां वही कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो। आज देश के पक्ष में बोलने के लिए एक आवाज की जरूरत है और हम यहां वही कह रहे हैं। जब मैं यह कहता हूं तो मुझे लगता है कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? ये पूरी पंक्ति ये है। अब इसके बाद क्या संदेह है कि किसके लिए बोल रहे थे?
क्योंकि इसके पहले जयराम रमेश जी का एक एक्स पर पोस्ट आया था कि हमारे सांसद विदेश में घूम रहे हैं और आतंकवादी यहां घूम रहे हैं, और उसके बाद ये सारी बातें हुई है। अब सेकंड बात पर आते हैं। देखिए, अब मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगा आज, क्योंकि फिर उसी में पड़ जाएगा, लेकिन इकोसिस्टम की, देश में एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को देश में बुलेट ट्रेन आ गए हैं, देश में वंदे मातरम आ गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, अगर पुराने धुक धुक करने वाली वो जो कोयले वाली वो ट्रेन होती थी छोटे लाइन वाली, उसी तक सोचेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। बोहरा जी ने कहा है, मैं उसको थोड़ा और बता रहा हूं। देखिए, दुनिया के इतिहास में जब से आधुनिक विश्व माना जाता है, मैं वैसे हिस्ट्री में नहीं मानता हूं, इस तरह का प्रतिनिधि मंडल किसी देश ने किसी अवसर पर कभी नहीं भेजा। और भारत की तो छोड़ दीजिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी आप चर्चा कर रहे हैं, 2 बार आप 3 आदमी के साथ आपने भेज दिया है। 33 देशों में 7 टीम के साथ अगर कोई कुछ जा रहा है, एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक कदम है, तो इसके पीछे बहुत दूरगामी लंबी सोच होगी। कोई केवल इतने के लिए नहीं गया होगा कि हमको पाकिस्तान को हमने मारा है और ये कारण है, केवल इतना ही हम बताने आ रहे हैं। इसको व्यापक फलक पर देखेंगे तो अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका, नाटो, पूरा यूरोप ने मिलकर के जो वार अगेंस्ट टेरर लड़ा, वो फेल हो गया। ये मार खाकर अमेरिका और पूरा यूरोप के देश, ये अफगानिस्तान से भागे, इराक से भागे, सीरिया से भागे, लीबिया से भागे, चारों तरफ से भागे अपने को छोड़कर। और उसके बाद कतर में बैठकर बात करने लगे थे तालिबान से, और अपनी लाज बचाने के लिए अब यूक्रेन की मदद कर रहे थे कि हम रूस को ही घेर लेंगे। तो ये एक जो वार अगेंस्ट टेरर फेल कर गया, और वो भारत ने 1996 से एक परिभाषा की बात की हुई है, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करने के साथ दुनिया के सामने एक प्रतिमान पेश किया है कि एक न्यूक्लियर पावर के सामने भी अगर वो टेररिस्ट स्टेट है तो हम उससे कैसे फाइट कर सकते हैं। और ये जो प्रतिनिधि मंडल है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है कि भारत अब आगे आने वाले समय में दुनिया में वार अगेंस्ट टेरर का एक मॉडल बन के खड़ा हो रहा है। जो दुनिया के छोटे छोटे देश जो टेररिज्म से परास्त हैं, जिनको भय लग रहा है, और इस समय जो दुनिया संघर्षों में उलझी हुई है, जिसमें यूरोप जैसा एक नपुंसक जिसकी अपनी क्षमता कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया में दूसरे को लड़ा के हीरो बनना चाहता है, अमेरिका की अलग दशा है, उसमें भारत खड़ा होकर के विश्व को कैसे दिशा दे, वार अगेंस्ट टेररिज्म से कैसे फाइट हो, दुनिया को कैसे बताया जाए कि क्या ये जो जिहादी टेररिज्म है, इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है, और उसमें वो लोग भी जाके बताएं जो भारत में सरकार के विरुद्ध हैं। और आप अभी सलमान खुर्शीद देखिए, ये रिस्क था, आप आलोचना हो रही है, लेकिन जब सरकार ने चयन किया होगा तो बड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, आप एक माहौल देखते हैं, क्या किसी भी एक देश ने भारत के विरुद्ध इस प्रतिनिधि मंडल के सामने कोई बात रखा, ऐसी खबर आई है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के समर्थक 2-3 देशों को छोड़ दिए, 2 देश केवल, चीन ने भी खुलकर वैसा नहीं बोला, किसी ने भारत के विरुद्ध कोई बयान दिया जैसे हमारे देश में बोला जा रहा है? तो ये उठा हुआ भारत है, ये लंबी सोच से आगे बढ़ता है। आगे 40-50 साल के बाद दुनिया कहां होगी, भारत का स्थान कहां होगा, भारत कैसे उसको दिशा देगा, उस दृष्टि से कोशिश हो रही है। अब उसमें छोटी छोटी बात कर रहे हैं हमारे मित्र सतीश केसरी कह रहे हैं कि ऑपरेशन तो नहीं, सुनिए विपिन जी, कई चीजें ऐसी आ गई है। अब सिंदूर तो केवल थोड़ा, अरे भैया तो मंदिर में हम जाते हैं तो पंडित भी सिंदूर देते हैं, हमारे घर में अगर विवाहित महिला आती है तो दी जाती है। इस विषय को विवादित बनाना, बड़े इशू को छोटा करना हुआ। उत्तर देने ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास अवधेश जी दोबारा। हाँ, लंबी बात हुई जी। एक मिनट दीपक वोरा साहब, एक सवाल है कि हमने ये प्रतिनिधि मंडल भेजा जिसके आगे का यही था कि क्या एक भेज दिया, अभी तो बात हो गई, लेकिन ये एक्सरसाइज लॉन्ग टर्म में आपको किस तरीके से जारी रखनी है? और दूसरा एक सवाल मेरे मन में आता है, वो चीन को लेकर है। चीन एक ऐसी पावर है जिसने अपना रोल प्ले किया था ड्यूरिंग द वॉर, और खुल के ही आ गया था वो, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ में। तुर्की जैसा देश आया, अजरबैजान आया, चलिए ठीक है, लेकिन चीन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उस लिहाज से अब हमारी डिप्लोमेसी किस हिसाब से चलनी चाहिए? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हमारे वरिष्ठ पत्रकारों की बात सुनी है, और अवधेश कुमार साहब जो कह रहे थे बिल्कुल स्पॉट ऑन, ही वाज सो करेक्ट जो कुछ इन्होंने बताया। अब मैं आपको बताता हूं सर, हम इसको कहते हैं ट्रिपल लॉक।
पहला ताला जो हमने पाकिस्तान को लगाया वो होता है डिप्लोमेटिक लॉक। विदेशों में जाकर हमने उनकी छवि को खत्म कर दिया है। अब मैं इसका, उनकी अपनी भी गलती बहुत हद तक है। आपको याद होगा 9/11/2001 जितने वहां पर आतंकी थे, वो जो 18-19 सऊदी अरेबिया के थे, कुछ यहाँ के थे, वहां के थे, सबकी तार पाकिस्तान से जुड़ी थी, ट्रेनिंग वहां मिली थी। और फिर एक व्यक्ति था, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, ओसामा सन ऑफ लाडेन, कहाँ मारा गया था। तो मेरे जो पाकिस्तानी मित्र हैं, मेरे साथ राजदूत रहे हैं, जो विदेशों में जो भाग गए हैं, अपने देश से सेटल हो गए, वो यही कहते हैं कि वी कैन नॉट लिव डाउन ओसामा बिन लादेन। किसी भी देश में हम जाते हैं, सबको मालूम है कि दुनिया का नंबर 1 आतंकी था। तो मैं कहता हूं मैं पाकिस्तान से, कहते ओ ओसामा बिन लादेन, कहते मैं शर्म से मुंह नीचे कर लेता हूं कि मैं क्या बोलूं इन लोगों को। दिस इज फर्स्ट थिंग वी कॉल दिस द रेप्यूटेशनल लॉक। दूसरा असर होता है इकोनॉमिक लॉक। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा उनका बयान कि मैंने उनकी हेकड़ी खत्म कर दिया, हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाऊंगा। वी आर सीइंग दैट हैपन सर। और तीसरा जो हम वार, अगर आप उसको कहें, हम जो करते हैं सर, वो होता है मिलिट्री लॉक। वो आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया। अब हम कर रहे हैं ऑपरेशन पास और दूर, यानी पास जो हमारे देश हैं और जो दूर हैं सबके साथ। सर 3 अफ्रीकी देशों में मैं आप विशेष सलाहकार हूं, तीनों के लीडर्स ने मुझसे बातचीत की, मैं रेगुलरली बात करता रहता हूं, यही कहा है वेल डन इंडिया। सर संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 साल हो गए हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म पेश हमने किया था 30 इयर्स अगो, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बस बातचीत होती है, वो मिलते हैं, भाषण देते हैं, शराब पीते हैं, घर चले जाते हैं, सो जाते हैं। हर रोज यही चलता है। दिस टाइम प्राइम मिनिस्टर बिहार बोले कि हम अकेले जाएंगे, हम इनको ढूंढेंगे, दुनिया के एजेस से जहां भी छुपेंगे ले आएंगे, इनको मारेंगे। सो नाउ हम लोग बन गए हैं लीडर्स इन द फाइट अगेंस्ट टेरर। 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 100 से ज्यादा आतंक से पीड़ित हैं। और वो जो 100 से ज्यादा आतंक से पीड़ित है, मुझे क्षमा करेंगे जो भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं, इनका धर्म हो, 100 से ज्यादा जो पीड़ित है, 90% इस्लामिक आतंक से पीड़ित है। राइटली रॉन्गली आई डोंट गेट इनटू दैट आर्गुमेंट, लेकिन परसेप्शन ये है इस समय। तो ये आइडिया कि भारत अब लीडर है इन द फाइट अगेंस्ट इंटरनेशनल टेरर, वो अंग्रेजी में कहते हैं वी आर वॉकिंग द टॉक, ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। और दुनिया हमारी सराहना करती है। ये नहीं है कि कोई फौजी भेज दिया, हमारे साथ खड़ा हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसकी जरूरत नहीं है सर। किसी ने आलोचना नहीं की जो हमने किया है। फाइनली चाइना की बात की, अभी मैंने सुना ब्रह्मपुत्र का कुछ जिक्र हो रहा था। सर निवेदन है, आप जरा पढ़ लीजिएगा इसको सर, आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दैट। 20% केवल ब्रह्मपुत्र का पानी जो है वो चीन से, तिब्बत से हमारे पास है, 80% भारत में जाता है सर। सो ये जो धमकी चीन हमको दे, ब्रह्मपुत्र में ये कर दूंगा, वो कर, अरे अमृतसर के छोले का तो कुछ नहीं कर पाएगा सर। द रियलिटी इज, और ये सर मैं आई एम सेइंग दिस वेरी ओपनली एज अ डिप्लोमेट, आपका नंबर 1 दुश्मन ये आतंकिस्तान नहीं है, चीन है सर। चीन हमसे ऑफिशियली, मुझसे कई बार जब हम बात करते हैं, उनके एम्बेसडर यही कहते हैं, अगर आप ना होते अभी तक हम एशिया को हड़प कर गए होते। आप खड़े हैं चट्टान की तरह, वी डोंट लाइक यू, और मैं भी उनको कहता हूं वी डोंट लाइक यू ईदर। क्यों आप हमारे पीछे पड़े हैं? आप कौन सा इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गए? आपने तो उइगुर मुस्लिमों को बंद कर रखा है। आप कहां एक आतंकी देश का समर्थन कर? अब फाइनली एक चीज, आई विल कंक्लूड विद दिस, वेरी वेरी सीनियर चाइनीज डिप्लोमेट सर मेरे साथ थे किसी देश में, उन्होंने मुझसे कहा जिस दिन आप और हमारा समझौता हो गया, वट एवर द समझौता, पाकिस्तान को चाय के प्याले में जो मक्खी होती है ना, निकाल के बाहर फेंक देंगे, हमारा क्या लेना देना है। अब बलूचिस्तान में आप देख लीजिएगा, आई कंक्लूड विद दिस, कि जिस दिन बलूचिस्तान ने कहा मैं आजाद हूं, चीन पाकिस्तान को लात मार के भगाएगा, क्योंकि सारे उसके कमर्शियल इंटरेस्ट बलूचिस्तान में है। सर आई रेस्ट माई केस। जी ठीक है सर। सतीश जी आपको बीच में हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। विपिन जी नहीं, अब एम्बेसडर साहब को हम सुन रहे थे, अच्छी बात है, भारत अगर वॉर अगेंस्ट टेरर में दुनिया का लीडर हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2001 के बाद जब ये पूरा पाकिस्तान को अलग थलग करके नो टेरर नो टॉक्स वाली बात चली थी, अजीत पांजा ने चलाई थी, हमको याद है, उसके बाद ये पहली बार देख रहा हूं कि पूरी दुनिया का मुल्क में जो है, भारत और पाकिस्तान जो रोग स्टेट है, जो फेल्ड स्टेट है, जो टेररिस्ट है, तो उनको हमें बराबरी पे तोल रहे हैं। जो हाइफेनेशन का ये लोग बात करते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं कि जो प्रयास हो रहे हैं वो गलत है, लेकिन ये प्रयास सतत होने चाहिए,
पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर उठ के होने चाहिए। और आप जब एनिमी नंबर 1 चाइना को बता रहे हैं तो सब कोई जानता है, तो हमको उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और एम्बेसडर साहब की बात पर अमल करना चाहिए। जो जरूरत है वही करो। अगर चाइना से कुछ संबंध बनाने की जरूरत है तो हमें बनाना चाहिए, क्योंकि वो जो चाचा ट्रंप है ना, आप उसको जितना नकारो, जितना मूर्ख समझो, आज जितना उसको आप बेकार बता रहे हो, उसको भी इग्नोर मत करो। लेकिन उसने एक तरह से जो ओपन सपोर्ट भारत को चाहिए था उसने नहीं किया है। एम्बेसडर साहब, आप खाली अच्छा अच्छा बात मत बोलिए, कुछ जो कमियां हैं उसके ऊपर भी बोलिए और इस देश को जानना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तमाम जो अचीवमेंट है पाकिस्तान में, अंदर तक 300 किलोमीटर तक घुस के मारने के बाद, तो फिर उद्घोष हमारे संसद में क्यों नहीं बताइए वहां पे, और जो कमियां उस पर चर्चा कीजिए। अगर आप डेमोक्रेसी है तो इसका सबसे बड़ा सबूत यह होता है कि विपक्ष को हक है सवाल पूछने का, और सारे लोगों के जो प्रतिनिधि है उनके मंच से सारी बातें बोलिए, भाषण ही दीजिए, लेकिन दीजिए तो। ठीक है विजय जी, शायद आपका कुछ जवाब देना चाह रहे हैं यहाँ पे। दीपक साहब अगर आप भी बोले तो इसके बाद बोलिएगा प्लीज। हाँ, सतीश जी ने बोला कि पाकिस्तानी जो भिखमंगा है वो हमारे बराबर खड़ा हो गया है। अरे भाई, जिसके साथ युद्ध होगा तो हो गई। रूस यूक्रेन का क्या मुकाबला है? यूक्रेन का नाम आता है ना, गाजा का और इसराइल का कहाँ मुकाबला है? लेकिन जब युद्ध की बातें होती है तो गाजा और इसराइल की बात होती है, जब युद्ध की बात होती है तो यूक्रेन और रशिया की बात होती है। तो सतीश जी, मैं आपकी इस बात से जो है सहमत नहीं। रहा तक चाइनीज बात है, हम चाइना के सामने खड़े हैं। हमने डोकलाम में दिखा दिया, हमने गलवान में दिखा दिया। आपको तो पता ही है गलवान में किस तरह से हमने उनको धूल चटाई थी। और ये मैं नहीं, ये रशियन मीडिया और ये अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि एक 43 लोग बता रहे थे और एक ने 45 फौजी बताए थे उनके मारे गए थे। तो हम कहीं से भी कम नहीं है, हम चाइना के सामने खड़े हैं। और दीपक जी ने बिल्कुल करेक्ट बोला कि 20 से 25% जो पानी है वो चाइना से और वहां तिब्बत से आता है। बाकी 70% हमारा यही बारिश का और हमारे यही का ये पानी है, उसका भी इंतजाम हमारे पास है सतीश जी। क्योंकि हम कौन है, हमारा ये जागृत हो चुका है। ये 2014 वाला देश गया जो कांग्रेस में किस तरह से आपने एंटनी जी कहते थे हमारे पास तो भाई हथियारों के लिए पैसे ही नहीं है, और किस तरह से उन्होंने हमारी जमीनें लुटा दी थी। नेहरू जी का आपको पता ही होगा किस तरह के बयान दिया था कि वहां तो कुछ उगता ही नहीं है, घास भी नहीं उगती है। किस तरह से उनको सामना करना पड़ा था संसद के अंदर ही। तो मैं इतिहास में नहीं जानना चाहता हूं, मैं यही बताना चाहता हूं, चाहे चाइना हो या कोई भी हो, हम अपने किसी भी। जी अजय साहब, मैं आपके पास भी जी क्योंकि विजय जी मेरे को 35 हो गया, एक ब्रेक लेना होगा। अजय जी आप ही के पास आऊंगा, पूरा समय भी मैं आपको दूंगा। प्रवक्ता को बैठाने के लिए बुलाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छोटा हार्डली 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं होगा। उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सर, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। हार्डली एक ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, उसके बाद आप ही बोलिएगा, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। और आज बात हो रही है कि जो प्रतिनिधिमंडल भारत का गया था या गए थे 7 प्रतिनिधिमंडल, अब वो लौट के आने शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके साथ राजनीति भी शुरू हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये सारा काम था, जब भारत का जो स्टैंड है उसको पूरी दुनिया में रखने के लिए हमारा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें पक्ष विपक्ष सभी के नेता शामिल थे, वो गए हैं, आना शुरू हुआ है। और अब सलमान खुर्शीद साहब का जो लेख है वो या उस तरह की चीज़ों से थोड़ी यहाँ पर अनबन हो रही है कि क्या पार्टी के अंदर ही उनका विरोध है और तमाम चीज़ें। खैर उसी बहाने हम बहुत सारी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, सिर्फ उतनी बात नहीं है। अजय साहब का थोड़ी शिकायत थी कि आपने मुझे मौका नहीं दिया। अजय जी, अब मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, बताइए एक तो आप क्या कहना चाह रहे हो। छोटा सा सवाल मैं जोड़ देता हूँ कि देखिए, आपको ऑब्जेक्शन हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन जब आप ही के लोग गए हुए हैं, हो सकता है आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं गए, आपने जिन लोगों को भेजना चाहा वो नहीं गए, लेकिन हैं तो ये आप ही की पार्टी के लोग। और जब जाके देश की बात को रख रहे हैं, कुछ सोच समझ के रख रहे होंगे, लेकिन क्या उनकी टांग खींचना, क्या उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके ऊपर टिप्पणी करना, ये बात क्या सही है? मैंने पहले भी आपसे पूछा था, आप दूसरी दिशा में इस सवाल को ले गए थे, मैंने फिर से बहुत सौम्यता के साथ ये सवाल आपके सामने रखा है। दोनों प्रश्नों का उत्तर, आपके भी प्रश्न का और हमारे साथियों ने विशेष करके, हाँ, पहले आप उनका दे लीजिए। और विजय जी ने जो भी बात रखी है उनका भी मैं उत्तर देना चाहूं। दीपक जी ने बार बार कहा, एक पूर्व राजनयिक हैं और बड़े प्रतिष्ठित हैं और बड़ा सम्मान उनका मैं करता हूं।
पूरे सम्मान के साथ मैं बात करना चाहूंगा कि आर्थिक कूटनीति की सफलता की बात कर रहे हैं, तो जरा यह भी जवाब दें कि इस बीच में पाकिस्तान भारत का जब यह युद्ध चल रहा है, उस दौरान IMF ने $1 बिलियन का जो है उसको सहायता देने की बात की। भारत को उस टीम से बाहर आना पड़ा, एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। आर्थिक डिप्लोमेसी यदि हमारी सही थी तो ऐसा क्यों हुआ? रसा ने अभी इसी बीच $2.6 बिलियन का वो जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की बात कर दी, अचानक उसको साइन कर दिया। यदि रसा भी हमारे साथ था तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं उस पर रोक लगी यदि इस स्थिति में हम हैं तो? और G7 में हमें जाना, हर साल हम जाते रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को इस बार क्यों नहीं आमंत्रण मिला? कहीं ना कहीं मामला डिप्लोमेसी का, आर्थिक डिप्लोमेसी की फेल्योर दिखाती है। राजनीतिक कूटनीति की बात तो आपने की है कि वो भी बहुत सफल रहा। भाई सफल रहा तो भारत और पाक दोनों को माय डियर फ्रेंड जो मोदी जी का है, जो कहते थे, उसने क्यों कहा कि दोनों महान देश हैं और दोनों को बैठ करके हमने समझौता कराया? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार नहीं, 10 बार नहीं, लगभग 15 बार बोल चुका। हो सकता है 15 बार नहीं बोला हो, थोड़ा ऊपर नीचे मैं बोल रहा हूं, तो जिसको करेक्शन करना होगा वो करेक्ट जरूर कर देंगे। यहां हमारे साथी बैठे हैं कि कितनी बार बोला। और दूसरी बात, जो एक भी देश, चाहे विश्व का कोई भी देश, जब हम पूरे विश्व के साथ विश्व मंच पर लगातार खड़े रहे, 171 देशों का प्रधानमंत्री जी ने लगातार यात्राएं की और लगभग 75 देशों की यात्राएं हुई हैं उनकी, उसके बावजूद भी क्यों नहीं एक देश सीना ठोक करके हमारे साथ खड़ा रहा? हमारी पड़ोसी देश भी हमारे साथ खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। यह दर्शाता है कहीं ना कहीं कि हमारी डिप्लोमेटिक फेल्योर रही है और उसी राजनीतिक घाटे को और राजनयिक घाटे को, डिप्लोमेटिक लॉस और पॉलिटिकल डिफिसिट जो हुआ, उसकी पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं ये डेलीगेशन हमको भेजना पड़ा। यदि ऐसा नहीं होता तो पुलवामा के बाद भी हम भेज सकते थे, उस समय क्यों नहीं हमने भेजा? अभी क्यों इतना बड़ा व्यापक तौर पे भेजना पड़ा? क्योंकि मोदी जी को यह पता है कि सीज फायर के बाद से उनकी राजनीतिक हानि बहुत हुई है। भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता भी उनका विरोध कर रहे हैं, ग्राउंड में आप जाकर के देखिए। इसलिए वो लगातार देश में, उनको पेरिस में होना चाहिए था, पटना की गलियों में घूम रहे हैं, कभी भोपाल घूम रहे हैं, कभी भूज घूम रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ा सम्मान है उनका। लेकिन जो जायज प्रश्न है, वो जायज प्रश्न क्या है? पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए जब हमारी सेना शौर्य का पराक्रम दिखा रही थी, शौर्य जश्न था, ऊपर थे हम सब लोग, पूरा देश जश्न में था, फिर अचानक ये सीज फायर क्यों हुआ? भाई इस पर एक चर्चा होनी चाहिए थी। सही बात करने में क्या दिक्कत है? एक प्रश्न विपिन जी आपके साथ भी है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मेरी बात को सुन लीजिएगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपका मतलब आपसे नहीं है, इस देश के मीडिया जगत से है। मीडिया जगत को क्या एक बार पिछले 8 दिन में इतना मौका नहीं मिला? जिस तरह से CDS प्रमुख ने लगातार देश में नहीं विदेश में जाकर एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है, खुलासा किया है, उस पर मीडिया ने अभी तक कोई डिबेट नहीं की। उसी तरह एयरफोर्स चीफ ने जिस तरह से प्रोक्योरमेंट को लेकर के जो लगातार अपनी आपत्तियां जताई है, चिंता जताई है, उस पर कोई प्रश्न नहीं मीडिया कर रही है। तीसरी बात, आज 2-1 दिन पहले ही, चूंकि आपका चैनल इकोनॉमिक भी चीजों को देखता है, इसलिए हम कहना चाहेंगे, LIC का इतना बड़ा पैसा जो है अपने मित्र को बचाने के लिए मोदी जी ने दे दिया अडानी को, और वही अडानी का अभी केस जो है US कोर्ट में अभी आजकल में वो भी सामने आया है, जांच होने शुरू हो गए हैं। इस पर भी कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि कूटनीति के बदले फूटनीति जो भाजपा देश में फैलाना चाहती है, वो उस नैरेटिव को लेकर के इन सारे मूल प्रश्नों पर कहीं ना कहीं पर्दा डालना चाहती है भाजपा और सरकार, और उसके साथ मीडिया के लोग खड़े हो गए हैं। देश की मीडिया हाउस से अपील है, सच्चाई को लाइए, लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, और लोकतंत्र में पार्लियामेंट संसद से बड़ा कुछ नहीं है। संसदीय परंपरा का ख्याल करते हुए सरकार को संसद में आकर इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, जो देने के वो कायम लायक नहीं समझ रहे हैं। जिस तरह सर्वदलीय बैठक में वो एक बार भी जाना उचित नहीं समझे, पूरा देश घूम गए, हजारों करोड़ रुपए का मामला इसमें लगा है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। पेट्रोल पंप पर उन्होंने जो है सेना का पकड़ करके वो वर्दी पहन करके प्रचार कर रहे हैं। 3 मंत्री उनके सेना का अपमान किया, 1 मंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री, 1 सांसद, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन रोज नैरेटिव मीडिया के माध्यम से, PMO के माध्यम से आ रहा है कि आपको डिबेट इस पे करना है और इस पे नहीं करना है। ये दुखद है। देश एक है, सेना के साथ है, राष्ट्रीय अखंडता, संप्रभुता और एकता पर कोई प्रश्न आएगा, भाजपा और कांग्रेस से बड़ा देश है, सभी लोग साथ हैं। लेकिन देश के अंदर यदि कोई प्रश्न है तो यही
मूल चरित्र है लोकतंत्र का, प्रश्न पूछने का, अब प्रश्न का उत्तर देना सत्ताधारी दल का यह दायित्व बनता है। ठीक है अजय जी, और कुछ आप जोड़ना चाहेंगे इसमें? मैं अपनी बात को समाप्त किया। ठीक है, अब नहीं, मैंने पहली अपनी बात समाप्त की है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि जो मूल प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर सरकार दे, दाएं बाएं नेहरू जी पर न जाए, और भाजपा के आपकी प्रवक्ता से भी आग्रह है कि आज जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर मिलना। आपकी पहली शिकायत कि आपको नहीं बुलाया, बोलने नहीं दिया, मीडिया ऐसा वैसा, तो मेरे ख्याल से आपको और भी कोई बात बोलनी है तो आप बोल सकते हो। नहीं, ठीक है, ठीक है, नहीं, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं, ऐसा नहीं था, जो बात जहां जैसी चल रही थी वैसा मौका मिला। एक सवाल का उत्तर मैं दूंगा, बाकी तो यहाँ विजय जी बैठे हैं और अन्य लोग बैठे हैं, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। एक सवाल का जवाब में बहुत जिम्मेदारी के साथ, आपने सीडीएस साहब की बात की, जनरल साहब की बात की, तो देखिए उन्होंने जो भी कुछ कहा, उससे पहले भी भारत में 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सेना ने जवाब दिए। कुछ चीज़ें हैं जिससे सेना ही बोले तो बेहतर है। आप अगर कार्यक्रम में बिल्कुल पहले मिनट से जुड़े हुए हैं, जो मेरे ख्याल से आप जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा जनरल साहब का बयान, वो भारत में भी आके उन्होंने दोबारा दिया एक बयान, वो भी हमने चलाया, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ कुछ चीज़ों को जो सामरिक महत्व की हैं, अगर जैसा वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो उसमें बोलने में बिल्कुल सही स्थिति में है, एज इट इज चलाया। आप चाहते हैं कि उसके ऊपर अलग से एक विचार विमर्श हो, बहस हो, वो भी होता है, वो कार्यक्रमों में तो जिक्र निकल ही जाता है, लेकिन शायद इतना आप भी समझेंगे, आज आपकी भी सरकार होती तो उसमें जिम्मेदारी यही बनती है कि अगर हमारा किसी भी प्रकार का, जो भी सेना ने अपना एडजस्टमेंट किया, जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई, जो कुछ किया, वो जनरल साहब ने जो बोला हमने हूबहू बता दिया। उसको विश्लेषण करना, उसमें मनगढ़ंत कुछ जोड़ना गलत हो जाएगा। शायद आप इस बात को समझेंगे। आपकी बाकी का जवाब बात विजय जी दे देंगे, बाकी और लोग देंगे। विजय जी मैं आपसे ही कहूंगा क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देखिए इन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण बात बोली, LIC वाली। अरे आप कांग्रेस पार्टी तो नजर बट्टू का काम करती है। जब आपने कांग्रेस पार्टी ने LIC के ऊपर सवाल उठाए थे तो अब तक का सर्वोत्तम लाभ LIC ने उठाया। सबसे ज्यादा लाभ अगर LIC ने उठाया है तो वो मोदी सरकार में उठाया है। और क्योंकि इनका चैनल है, CNBC का बड़ा जिम्मेवार चैनल है, मैं बता दूं आपको कि 11वीं से चौथी अर्थव्यवस्था किसके काल में बनी, बताइए आप मुझे। 1947 में कौन से पायदान पे थे हम? प्रश्न था 2014 में कहा कि LIC ने अडानी को क्यों पैसा दिया? अरे भाई अजय, अडानी पर प्रश्न है, अडानी को क्यों दिया पैसा, इस पर आइए ना, चौथी अर्थव्यवस्था पर अलग से डिबेट कर लेंगे। अडानी को LIC चलिए अजय जी दिया, LIC का उन्हें बोलने दीजिए, आपकी बात को भी बिना रोके टोके सुना है, उन्हें बोलने दीजिए, बात खत्म करने दीजिए। ये पैसा नहीं है, लाभ कमाया हानि कमाया वो। अजय जी अब उन्हें बोलने दीजिए। देखिए आप बोल रहे थे, किसी ने एक शब्द नहीं बोला, आपने धारा प्रवाह 7-8 मिनट तक बोला, उन्हें बोलने दीजिए। गलत ठीक है, आप बोलिएगा, आइएगा ना, लेकिन ऐसे में तो हम किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। होना चाहिए। नहीं, आप अपने टर्म पे जवाब दीजिए ना। मैंने आपको LIC का चेहरा बता दिया। आप ठीक है, बोल लीजिए विजय जी। BSNL के ऊपर उंगली उठाते थे, BSNL का आप देख लीजिए। उसके बाद में आपने बोला सेना का सम्मान। अरे भैया, गलवान में राहुल गांधी जी LOP क्या बोलते थे कि हमारी सेना पिट के आ गई। आप CDS विपिन रावत जी को क्या बोलते थे, गली का गुंडा, ऐसी बातें करता है। तो ये आपका चाल चरित्र चेहरा है। आपके राहुल गांधी जी अमेरिका में बैठ के ऐलान उमर के साथ मंच साझा करते हैं देश विरोधी लोगों के साथ, और अमेरिका को कहते हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए आके यहाँ पे। तो ये बातें हैं विपिन जी इनके पास, ये मूर्ख प्रवक्ता है, महामूर्ख प्रवक्ता। नहीं देखिए, ऐसी भाषा का अजय जी नहीं, पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए सर, प्लीज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये मत बोलिए, का क्या रिश्ता है, ये मत बोलिए। आप उनकी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए प्लीज। इनको कहिए तर्क दें। अजय जी भले ही वो ना दें, वो अपनी कैपेसिटी में जो भी बोल रहे हैं, लेकिन उनको व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है, मत कीजिए। मैंने आपको सम्मान या बाकी लोगों ने आप टिप्पणी क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी पर? नहीं मत कीजिए प्लीज, मत कीजिए, पर व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। लोगों के साथ बैठे मन साधा, ये राहुल गांधी पर क्या? नहीं अजय जी मत कीजिए। किसने नहीं देखा हमारे सैनिकों का? अजय जी मत कीजिए। चलिए मैं आपसे हटता हूं, अब मैं अपने बाकी के मेहमानों के पास जाता हूं 2-2 मिनट के लिए। नहीं, मुझे हटना पड़ेगा, ऐसे व्यक्तिगत उस पर जाएंगे तो गलत होगा। आपकी बात सुनी, उनकी भी बात सुनिए, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए। तर्क नहीं है इनके पास। ठीक है, छोड़ दीजिए ना, आप मत सहमत होइए उससे। अवधेश जी नहीं, इन्होंने क्या बोला मैं सुन नहीं पाया इनकी बात।
विपिन जी, अरे विजय जी हो गया भाई, इतना तू मैं इतने अच्छे डिबेट को नहीं खत्म करिए भाई। ये सुनिए, अरे विजय जी बहुत सीरियस डिबेट है। भाजपा की भी अपनी समस्या है कि ये राहुल गांधी और तू मैं पे फंस के इतने महान एक ऐतिहासिक पराक्रम को पूरा धूल में मिलाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब मैं बात पर आता हूं। देखिए 4-5 विषय उठे, मैं बिंदुवार बोलता हूं। क्या कांग्रेस ने प्रतिनिधि मंडल में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी या प्रियंका वाड्रा जी को भेजने के लिए नाम भेजा था? जो नाम दिया गया था, क्यों नहीं भेजा भाई? राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता थे, स्वयं आगे आते, सरकार नकारती तो पूछा जाता, यहां सवाल उठा है, देना चाहिए। सेकेंड बात पर आता हूं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को महान देश मानते हैं, माने, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाए। भारत का संकल्प है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, हमको उससे लड़ना है। और हमारे ऑपरेशन सिंदूर के 2 बड़े लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य यह है कि अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हुए मरे हुए वार अगेंस्ट टेररिज्म को, जहां की अमेरिका का राष्ट्रपति एक पूर्व आतंकवादी से हाथ मिलाकर के उसको शर्त देता है कि हम तुमको मदद करेंगे, सीरिया में करो, उस स्थिति को खत्म करते हुए लीड लेना और अंग्रेजी में जिसको कहते हैं नो मोर पाकिस्तान की स्थिति पैदा करना। ऑपरेशन सिंदूर नो मोर पाकिस्तान के साथ खत्म होगा। अभी दीपक बोहरा जी ने एक बलूचिस्तान की बात की है, इसको ध्यान रखिए। विखंडन की प्रक्रिया तेज होने तक, खत्म होने तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकेगा। थर्ड आती है, हम अगर युद्ध लड़ते हैं तो हमारा चाहे 5 प्लेन मरे, 10 गिरे, 20 गिरे, हजारों लोग हताहत हो, हमारा संकल्प है कि जितनी क्षति हो, क्षति उठाते हुए भी हमको पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को खत्म करना है। पाकिस्तान की हैसियत नहीं रहने देनी है कि आगे वो ऐसा करे। चौथी बात, क्या कांग्रेस ने कभी यह पूछा है कि हमने उनको कितनी क्षति पहुंचाई, हमने उनके कितने विमान तोड़े? हमको जरा गोपनीय भी बता दीजिए। केवल भारत को कितनी क्षति हुई यह बता दीजिए। शुरू से अभी तक राहुल जी सबका यही हो रहा है। सीडीएस ने आज भी, सीडीएस अनिल चौहान जी ने, ठीक है, मेरे पास अब 40-50 सेकंड बचे हैं। सतीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सतीश जी। कोई मतलब नहीं। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं। ये क्या है कि अवधेश जी का थोड़ा पक्षपात आ ही जाता है। अरे खत्म करना है, ये पहले का भी संकल्प है। डोनाल्ड ट्रंप का आप लोगों ने ही दिया बाती, इतना अगरबत्ती दिखाया। एक मिनट सुनिए, एक मिनट, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, दे दीजिए, आप उत्तर दे दीजिए ना। नहीं, एक उत्तर दीजिए। पहले भी आतंकवादी आपका उत्तर वो हम नहीं करने वाले, आपका जवाब दे दे रहे, आप बीच में मत बोलिए। अरे छोड़िए ना, क्या दे, आपका जवाब देने लगे, मैं दे रहा हूं ना, दे दीजिए। अरे तो भाई जब ये हुआ, सब कुछ हो गया, जय उद्घोष करना ही है, तो संसद से क्यों भाग रहे हैं आप अवधेश जी? सब बताइए ना। यहाँ भी नारे लगेंगे, यहाँ भी नारे लगेंगे। अरे जुलाई कब होने वाला है? तो होना चाहिए ना। जुलाई में क्या चिट्ठी लिखने की क्यों जरूरत पड़ रही है? चिट्ठी लिखनी क्यों पड़ रही है? चिट्ठी लिखनी क्यों पड़ रही है 16 पार्टियों को? और दूसरा कि 2 सर्वदलीय मीटिंग हुई, उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आए। मैं जवाब दूंगा इसका। हाँ ठीक है, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। विजय जी बोलिए। जी, इन्होंने बोला विशेष सत्र। अरे आप बताइए ना, 2 बार सर्वदलीय बैठक बुला ली हमने, डेलीगेशन में सारा सब कुछ ब्रीफ कर दिया गया। अच्छा किया, वेरी गुड। मुझे बताइए, इसकी तारीफ है। 1 महीने बाद मानसून संसद का सत्र भी बुलाइए। अगर आप मुझे बताइए, ऑपरेशन के बीच में आपको ये विशेष सत्र बुलाने की क्या जल्दबाजी है? इससे आपका क्या, मैं क्या कहूंगा, एम क्या है वो झलकते हैं। क्योंकि आपकी जो मानसिकता है वो यही है कि इंडिया को कितना नुकसान नहीं आए भाई, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए, सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए? और भारत, चलिए, क्योंकि अजय जी, विजय जी, दीपक जी, सतीश जी, अवधेश जी, ठीक है, अब चर्चा वहां पहुंच गई जहां सारे लोग इकट्ठे बोलेंगे शायद, लेकिन अब मेरा समय समाप्त हो रहा है। 1 घंटे से हम लोग बातचीत कर रहे थे, मैं सिर्फ 2-3 लाइनों के साथ इसे समाप्त करूंगा। डेमोक्रेसी है, सवाल जिसको पूछना है वो पूछे, जो सवाल उठाना उठाए। इन सब के बीच में बस एक चीज याद रहे, और ऊंच नीच हर जगह होती है, सब कुछ जायज़ है, कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी इसकी सरकार है, कभी उसकी सरकार है, कभी इसका वक्त है, कभी उसका वक्त है, लेकिन जो देश है वो तो शुरू से देश है, और उसे देश रहना है। उसकी गरिमा, उसका मान, उसका सम्मान। खुद की धरती पर, विदेश की धरती पर जब हम जाते हैं तो थोड़ा से अपने मतभेद को
एक तरफ रखकर सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में जितनी सिर फुटबॉल करनी कीजिए, लेकिन जब आप बाहर जाके देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वहां पर आपका सुर एक होना चाहिए। और जो देश की ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप जितना बता सकते हैं, जिस तरीके से बता सकते हैं, उसके लिए कुछ लोग नियुक्त हैं, चाहे आपकी सेना हो कोई और है, उसको फिलहाल उस पर छोड़ा जाए तो बेहतर है। बाकी सवाल तो पूछना ही है, उसी के लिए रोज़ हम यहाँ बैठते हैं और उत्तर आप लोगों से मांगते हैं। फिलहाल आज के लिए समय समाप्त हो रहा है, बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन आज इजाज़त लेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।